हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो पिछले दो वीडियोस में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पहचानना और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया है। अब चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो होगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं हमारे पास। एक तो जनरल सोल्यूशन होता है और दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। दोनों को बारी बारी से समझते हैं कि कौन सा जनरल सोल्यूशन होता है और कौन सा पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन which contains a number of independent arbitrary constants equal to order of differential equation is called general solution। तो देखिए, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन में ही हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज वाई और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ऐसे टर्म्स अगर हमारे इक्वेशन में हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स के एक्सप्रेशंस हमारे पास थे उसको हमें अब हटाना है, यानी हमें एक ऐसा फैमिली ऑफ कर्व डिराइव करना है या ऐसा फैमिली ऑफ कर्व निकालना है जिसमें कोई भी डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरह के टर्म्स ना हो। यानी अब हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज वाई और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहने चाहिए। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, यानी उसको वापस से इंटीग्रेट करके फाइनली हमारे पास जो फैमिली ऑफ कर्व्स आएगा जिसमें हमारे पास y, x और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हों, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के सोल्यूशन की हम बात करते हैं। एक तो जनरल सोल्यूशन की। तो जनरल सोल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व किया उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपके होने चाहिए सोल्यूशन में। तो उसको हम लोग कहते हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब उसमें उसमें भी हम आगे जाके क्या करते हैं कि अ सोल्यूशन ऑब्टेनेबल फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। यानी कहने का मतलब, सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि ये a की वैल्यू क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। a क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यही क्या कहता है कि आप इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की एक कोई फिक्स वैल्यू रख दो, है ना, या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दो, तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए के बदले में मैंने 2 रख दिया और इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां पे हमने ए की एक पर्टिकुलर वैल्यू ली और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या थी, 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट करके और फाइनली हमें डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म्स को हटाना है। एक्सप्रेशन हमें सिर्फ एक्स और वाई और आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म्स में लेके आना है। जैसे ही वो एक्सप्रेशन आएगा हमारा वही सोल्यूशन हो जाएगा ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म्स में अगर रहता है तो उसको जनरल सोल्यूशन कहेंगे, और उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यूज रख देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, चलिए तरीके देखते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो कुछ मेथड्स हैं हमारे पास सॉल्व करने के, जिसमें सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखिए, बहुत क्लियरली इस नाम में ही छिपा हुआ है कि हम लोग करने क्या वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल। यानी हम वेरिएबल्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे।
डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, y और x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे, x वाले सारे टर्म्स को एक तरफ और y वाले सारे टर्म्स को एक तरफ करके और फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, fx इंटू डी एक्स प्लस जी वाई इंटू डी वाई। तो देखिए dx के साथ सारे x वाले टर्म्स आ गए, dy के साथ सारे y वाले टर्म्स आ गए। तो हमने x के सारे वेरिएबल्स को एक साथ कर लिया और y के सारे वेरिएबल्स को एक साथ कर लिया, तो इसीलिए हमने बोला इसको वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप वेरिएबल सेपरेबल में करते हैं कि जो हमने ये फॉर्म देखा था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया कि x वाले सारे टर्म्स को एक साथ कर लिया, dx के साथ कर लिया, और y वाले सारे टर्म्स को dy के साथ कर लिया, और इसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आता, एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, ln ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम यहाँ से ये करते हैं कि ये ln हटा देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, जिसको हम आगे सिंप्लीफाई करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e टू द पावर ax इंटू ई टू द पावर by। ठीक है, अब हमें करना है वेरिएबल सेपरेबल, यानी x वाले सारे टर्म्स एक तरफ और y वाले सारे टर्म्स एक तरफ। तो e टू द पावर by को हम LHS में लेते आते हैं, तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस by dy, और dx को हम उधर लेते जाते हैं, तो ये बन जाएगा e टू द पावर ax dx। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा e टू द पावर माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई वाई का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस बी, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी वही प्रोसेस, x वाले सारे टर्म्स को dx के साथ लेके आएंगे, y वाले सारे टर्म्स को dy के साथ लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवरऑल एक्सप्रेशन को वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स एंड प्लस y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एक काम करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि सीधे सीधे हमारे ये इंटीग्रेबल फॉर्म में ही बन जाए। तो इसको मैं लिखता हूँ हाफ ऑफ 2x एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और इसको मैं लिखता हूँ हाफ ऑफ 2y वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको t लीजिएगा तो ये dt बन जाएगा, इसको t लीजिएगा तो ये इसको z लीजिएगा, t तो हमने चलो इसको इधर ले लिया है, तो इसको z लीजिएगा तो ये dz बन जाएगा। तो यानी ये dt अपॉन t और ये dz अपॉन z का फॉर्म है। ठीक है, आप चाहो तो 1/2 को हटा सकते हो, क्योंकि LHS में तो हमारे पास 0 ही है, तो ये बन जाएगा 1/2 में हटा रहा हूँ, तो ln ऑफ यानी ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ln ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन, और इज इक्वल टू उधर भी इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा ये, है ना। हम चाहें तो इस c को देखिए, कांस्टेंट के साथ ना हम बहुत कुछ खेल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम c ना डाल के, क्योंकि सारे टर्म्स हमारे पास LHS में, ये भी ln में है, ये भी ln में है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कांस्टेंट को भी मैं ln c रख लेता हूँ। ठीक है, अब फायदा क्या है कि अगर हमने LHS को देखा तो ये ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा, और इधर हो गया आपका ln ऑफ c। आप दोनों तरफ से ln हटा दो तो आपके पास फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू c, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए कांस्टेंट में, जैसा कि यहाँ पे भी हमने लिखा था कि जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखना हो
ठीक है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैन बी चूजन इन एनी सूटेबल फॉर्म, वी कैन रिप्लेस इट बाय tan इनवर्स c, ln c, e टू द पावर c, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में किस तरीके से हम उसको यूज कर पाते हैं और किसको ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें रखना है उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ना रखने के बजाय ln c रखा, क्योंकि अल्टीमेटली हम जब LHS और RHS की बात करेंगे तो दोनों तरफ से ln आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y डैश मतलब हमारा dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो y डैश साइन एक्स, इसको मैं ठीक से लिख लेता हूं। चलिए, ये बन जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू y ln y। ठीक है, ये पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें क्या है कि कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। कंडीशंस क्या है कि x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे भाई y की वैल्यू कितनी हो रही है, e हो रही है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो काम ये करना है कि हमें पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, यानी जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो प्रोसेस सेम रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, y वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले आ रहे हैं, तो dy अपॉन y ln y हो गया और इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये लिखा हुआ है डी वाई अपॉन वाई ln y और यहां पे आपका हो जाएगा cosec x dx और दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट। अब यहां से अगर देखिए ln y को अगर आप t अज्यूम करेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई डी टी में चला जाएगा, यानी ये डी टी अपॉन टी का फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये हो गया ln ऑफ ln y इज इक्वल टू cosec x का इंटीग्रेशन हो जाता है ln मॉड cosec x माइनस cot x, और सिंस देखिए यहां पे भी ln है यहां पे भी ln है, तो मैं इसको लिख लेता हूं ln c, चलेगा। और दोनों तरफ से ln को हटा देते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा ln y इज इक्वल टू c टाइम्स cosec x माइनस cot x। ठीक है, आप चाहो तो उसको मॉड में रख सकते हो, आप चाहो तो y ln एक और टर्म जो दिख रहा है उसको भी हटा सकते हो। तो अल्टीमेटली हम इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर c इंटू cosec x माइनस cot x। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन यहाँ पे ये फाइनल आंसर नहीं हुआ हमारा। ठीक है, फाइनल आंसर के लिए हमें एक और कंडीशन दिया हुआ था कि x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे हमारे y की वैल्यू e हो रही है। तो एक काम करते हैं, अगर जनरल सोल्यूशन लिखना होता तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाता, लेकिन हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखना है, तो एक काम करते हैं ना, सिंस हमें ये कंडीशन से, ये जो कंडीशन हमें दिया हुआ है, इस कंडीशन से इस c की एग्जैक्ट वैल्यू ही निकल के आ जाने वाली है। तो एक काम करते हैं, ये दोनों स्टेप फॉर द टाइमिंग हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारे उतने काम की नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें c की वैल्यू मिल ही जानी है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप हटा देता हूँ और c की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई टू डालते हैं और y इज इक्वल टू e डालते हैं। तो ये बन जाएगा ln ऑफ ln e इज इक्वल टू ln cosec पाई बाई टू इज 1 अपॉन साइन, मतलब 1 हो जाता है, और cot पाई बाई टू आपका 0 हो जाता है, और प्लस ln c। तो देखिए ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 प्लस ln c। तो यानी आपका ln c ही क्या आ गया, 0 आ गया, यानी ये पूरा टर्म आपका 0 है। तो पूरा टर्म 0 है, तो आपके पास ln ऑफ ln y इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x लिखा हुआ है। आप दोनों तरफ से ln हटा सकते हैं, तो हमारे पास इनफैक्ट आप ये ln हटाइएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ln हटाइएगा तो फाइनली आपका जो सोल्यूशन बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू ई टू द पावर cosec x माइनस cot x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, y वाले सारे टर्म्स एक तरफ लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी e टू द पावर माइनस वाई का टर्म है और यहाँ पे भी e टू द पावर माइनस वाई का टर्म है। तो इसको मैं LHS में लेते आता हूँ, तो LHS में लेके आऊंगा तो ये e टू द पावर y बन जाएगा। dy मैं इधर ही छोड़ देता हूँ और dx को उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx। देखिए सारे y वाले टर्म्स एक तरफ और सारे x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y, यहाँ पे भी हमारा इंटीग्रेशन e टू द पावर x एंड प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए हमें ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस satisfying the initial condition y0 is equal to 1, यानी x is equal to 0 डालने पे y की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हमारे पास इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो है 1 प्लस ई टू द पावर x इंटू वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x। वेरिएबल सेपरेबल यूज करते हैं यहाँ पे, तो y dy इज इक्वल टू, ये बन जाएगा e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। y dy इंटीग्रेशन हो गया हमारा y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर हम t अज्यूम करते हैं तो ये dt में चला जाएगा, तो dt अपॉन t का फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड e टू द पावर x प्लस 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सिंस हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमने देखा था कि x इज इक्वल टू 0 डालने पे y की वैल्यू 1 आती है, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 डाल के c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी हाफ इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ये बन जाएगा आपका ln2 एन प्लस c। तो देयरफॉर c की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ माइनस ln2। ठीक है, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस फाइनल सोल्यूशन में, जनरल सोल्यूशन जो हमने निकाला था, तो ये बन गया y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड e टू द पावर x प्लस 1 प्लस हाफ एंड माइनस ln2। ठीक है, ये हाफ को इस तरफ लेते आते हैं, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू, और ln a माइनस ln b, तो ये बन गया ln ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 बाई 2। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कर्व। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, मैथ्स के किसी भी चैप्टर में अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका एक ही तरीका है कि उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। तो इस सीरीज में भी हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,-2 सच दैट स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एनी of its point is equal to ordinate of the point increased by a factor of 3। increased by a factor of 3 कहने का मतलब कि स्लोप ऑफ टैंजेंट, पहले तो हम बात करते हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होता है भाई, dy बाई डी एक्स, है ना, एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट हो गया, इंक्रीज्ड बाई अ फैक्टर ऑफ 3 यानी y प्लस 3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा dy अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू dx। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम इंटीग्रेट, तो ये बन जाएगा हमारे पास ln मॉड y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस c।
अब देखिए c की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पता है कि ये जो कर्व है वो 0, -2 से पास करता है, यानी x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या हो रही है, -2। पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया ln ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई 0। तो देयरफॉर जो कर्व हमारे पास बन जाएगा वो ln ऑफ मॉड y प्लस 3 इज इक्वल टू x। आप चाहो तो ln हटा सकते हो, तो हमारे पास कर्व बन गया y इज इक्वल टू e⁻x माइनस 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर विच द लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, बात यहां पे सिर्फ लेंथ ऑफ नॉर्मल की करेंगे। लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले तो लेंथ ऑफ नॉर्मल आपको समझ में आना चाहिए। लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो टैंजेंट नॉर्मल में हमने ये बात पढ़ी थी। लेंथ ऑफ नॉर्मल हमारा हो जाता है मॉड ऑफ y रूट ओवर 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर्ड। ये हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर दिया हुआ है, इज इक्वल टू द रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो रेडियस वेक्टर हो जाता है रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर टाइम्स dy/dx होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। आप चाहो तो स्क्वायर वाला टर्म हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये बन जाएगा y dy/dx इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x, है ना। और हम दोनों तरफ dx को उस तरफ ले जाते हैं RHS की तरफ, तो ये हमारे पास y dy इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x dx बन जाएगा, और इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में आ चुका है। तो ये बन गया हमारा y²/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x²/2 एंड प्लस c। तो देखिए हमें तो नेचर ऑफ कर्व बताना था, तो दो सिचुएशन हो सकता है, एक बार जब यहां पे प्लस लेंगे और एक बार जब यहां पे माइनस लेंगे। तो प्लस लेंगे तो हमारे पास कर्व आ गया y² माइनस x² इज इक्वल टू 2c, और जब माइनस लेंगे तो हमारे पास x² प्लस y² इज इक्वल टू 2c। ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा